हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, साइज और टेक्सचर। जो भी थिंग्स आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो जो किसी ना किसी मटेरियल से बनी है, साइंटिस्ट उसे मैटर कहते हैं। चाहे वे एयर हो जो आप इनहेल करते हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इवन एक स्मॉल वाटर की ड्रॉप भी मैटर है। तो आज हम मैटर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैटर इन अ सराउंडिंग के इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सवाल आता है कि मैटर है क्या। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, जिस फोन या बुक से तुम पढ़ रहे हो वो एक मैटर है, क्योंकि बुक कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। एक और एग्जांपल ले लो, जो एयर तुम इनहेल करते हो, क्या वे एक मैटर है? तो हाँ, एयर एक मैटर है, क्योंकि एयर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप होता है, और तभी तो हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध में चीनी मिलाना और पानी में नमक को घोलना, और इसी मिक्सिंग के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वे वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्म दूध में चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है एज कम्पेयर टू ठंडे दूध में। तो यारो, एक और कॉन्सेप्ट जान लो, जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारणवश जो पार्टिकल्स होते हैं वे भी काफी फास्टली मूव करने लगते हैं। और वैसे हम ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट चैप्टर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चौक को काफी आसानी से तोड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू एन आयरन रॉड। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस टॉपिक में हम पार्टिकल्स के बिहेवियर को जानेंगे इन तीनों स्टेट्स में। पहला है सॉलिड स्टेट। इस स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो इस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में बात की जाए तो इस स्टेट में पार्टिकल्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट। इस स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ठीक ठाक स्पेस होता है, यानी मीडियम स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मीडियम होता है। स्पीड की बात की जाए तो इस स्टेट में ना ही ज़्यादा स्पीड होती है और ना ही बहुत कम स्पीड होती है। थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट। इस स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। स्पीड की बात की जाए तो इस स्टेट में पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड स्टेट, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप या स्पेस होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यारो, ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वे लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब हम लिक्विड को दोबारा हीट करते हैं तो वे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। फर्दर प्रोसेस में अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो वे दोबारा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करने में वे दोबारा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड स्टेट यानी आइस, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट या मूव करने लगते हैं, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसी मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह है 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और फर्दर जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स और भी काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसके कारण लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। एक और कॉन्सेप्ट जान लो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
रिमेंबर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ना कि सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो आपके एग्जाम में कई बार सवाल बन के आता है कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो या केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको 273 में वे टेम्परेचर ऐड करना होगा जिसको आपको केल्विन में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आपको 273 में 100 को ऐड करना होगा जो कि होगा 373 केल्विन। और अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो आपको केल्विन में से 273 माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 573 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो आपको 573 माइनस 273 करना होगा जो कि 300 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरीके से आप इन दोनों सवालों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यारो, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। जैसा कि हमने पढ़ा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वे गैस में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। ध्यान रखना, वेपराइजेशन, ना कि इवेपोरेशन। वैसे हम ये इवेपोरेशन वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। और जब हम गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और जब हम फर्दर लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में बदल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और ये भी याद रखना, जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल देते हैं या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबमिलेशन। तो अब टाइम आ गया है कि हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ें। तो इवेपोरेशन होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना उसके बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले, इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब गलती से आपसे फ्लोर में पानी गिर जाता है तो वो कुछ टाइम बाद वेपर में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले। इट इज़ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, यानी जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी काफ़ी तेज़ी से होगा। फॉर एग्जांपल, हम कपड़ों को फैला के सुखाने के लिए डालते हैं क्योंकि जब कपड़े को फैलाएंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जिसके कारण इवेपोरेशन फास्टली होगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ये तो हमने कई बार नोटिस करा होगा कि कपड़े धूप वाले दिन जल्दी सूखते हैं क्योंकि उस दिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे इवेपोरेशन की प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी नमी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। फोर्थ फैक्टर है विंड। ये तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कि विंडी डे में कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि अगर विंड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर विंड कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। Our next topic is how does evaporation causes cooling। आपने ये कई बार देखा होगा कि समर के दिनों में लोग रूफ या ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं ताकि हॉट सरफेस को ठंडा किया जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पार्टिकल को वेपराइज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी वे अपने आसपास की हीट से एब्जॉर्व करता है, और जब ये हीट एब्जॉर्व करता है तो वह सरफेस काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, आपको नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील होता है क्योंकि वाटर जब वेपोरेट होता है तो वे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। कॉटन क्लॉथ्स बॉडी के स्वेट को इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में फॉर इवेपोरेशन, जिससे हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और हमारी बॉडी ठंडी रहती है ड्यूरिंग समर्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमें तो मात्र 3 स्टेट पढ़नी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में मोर देन 22 स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, डिजेनरेटिव मैटर, सुपर सॉलिड, फर्मियोनिक कंडेंसेट एंड द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन। लेकिन शुक्र है हमें 3 ही स्टेट से पढ़नी है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो ने आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।